हेलो साथियों, स्वागत है हमारे चैनल प्रज्ञा एजुटेक में। आज की इस वीडियो में सीखेंगे पीएमएस के माध्यम से किए गए व्यय का कैश बुक में संधारण कैसे करें। बहुत ही आसान और सरल है, आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। इसमें कैश बुक का फॉर्मेट वही है जैसा आप पुराना भरा करते थे। यदि मैं शिक्षा विभाग के संबंध में बात करूं तो आप नवंबर दिसंबर के अंत तक पुराना खाते का राशि पूरा आहरण कर चुके हैं, तो दिसंबर 2021 तक का कैश बुक पुराने तरीके से ही संधारण कीजिए। अब जनवरी 2022 से नया खाता ओपन हुआ है जिसमें हमने पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान किया है। तो यदि बात करें तो जनवरी फरवरी में तो राशि नहीं आया था, तो आय व्यय के विवरण में हम नील दर्शाएंगे। अब मार्च में पीएफएमएस के माध्यम से पीपीए जनरेट करके हमने राशि वेंडर को भुगतान किया है। इसको केस बुक में कैसे लिखना है यही बताने जा रहा हूं। ज्यादा अच्छा होगा कि आप पीपीए का एक रिकॉर्ड रख लें। इसके लिए एक रजिस्टर भी बना लें और पीपीए एवं नोट शीट के लिए अलग अलग फाइल संधारण भी करिएगा। रजिस्टर का फॉर्मेट कैसा होगा आप देखिए। आप रजिस्टर में फॉर्मेट इस तरीके से बनाइए। सबसे पहला कॉलम क्रमांक लिखिए, फिर पीपीए जनरेट जो किए हैं वो डेट ऑफ पीपीए जनरेट, देन पीपीए नंबर, फिर उसके बाद विवरण में आप लिखेंगे शाला अनुदान के किस मद से आपको रुपया आहरण करना प्रस्तावित है। तो यह विवरण आप लिख दीजिए कि फला मद से रुपये आहरण करने हेतु प्रस्तावित। फिर भुगतान किए जाने वाले वेंडर का नाम, तो उसमें किस किस वेंडर को आप उस पीपीए के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं उन वेंडर्स का नाम लिख दीजिए। फिर कुल राशि, उस पीपीए से आप कितनी राशि भुगतान कर रहे हैं वो कुल राशि के कॉलम में लिखिए। फिर क्लियरेंस डेट, उस पीपीए को बैंक में आपने जमा किया तो फिर जिस डेट को वो पीपीए क्लियरेंस हुआ यानी कि वेंडर के खाते में राशि गया वो डेट क्लियरेंस डेट में लिखिए। फिर है लिमिट राशि, आपके लॉगिन में आपके शाला में कितनी राशि लिमिट दिखा रहा है वो लिमिट राशि लिखिए। जैसे यदि दिखा रहा है 25,000 तो जो राशि आपको दिखा रहा है वो लिमिट राशि लिखिए। फिर क्लियरेंस होने के बाद जो शेष लिमिट दिखाता है वो शेष लिमिट राशि लिखिए। तो इस प्रकार से ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, भविष्य में आप इस जानकारी का उपयोग कर सकेंगे। अब आते हैं केस बुक कैसे संधारित करना है। आप जानते हैं केस बुक का फॉर्मेट इस प्रकार का होता है, जैसा कि पहले भी आपने केस बुक संधारित किया है। एक तरफ रिसिप्ट और एक तरफ पेमेंट होता है। पहले देखें दिनांक, तो दिनांक में आप पीपीए जनरेट किए हैं वो डेट डालिए। विवरण में फिर किस योजना के तहत किस मद से आपको राशि प्राप्त हो रहा है वो लिखेंगे। लेजर वाले कॉलम में यदि आप अलग अलग मदों के लिए लेजर मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें पृष्ठ संख्या लिख दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। राशि में पीपीए द्वारा क्लियर हुआ राशि को लिखिए, यानी कि आपने जितने राशि का पीपीए जनरेट किया था यदि वो राशि वेंडर के खाते में जमा हो गया है तो उस राशि को आप राशि वाले कॉलम में लिख दीजिए। योग, अब योग को तो अंत में लिखेंगे, पूरे राशि भुगतान होने पर जितना योग राशि है वो अंत में करेंगे। अब आइए पेमेंट साइड में, दिनांक में वही पीपीए जनरेट डेट जो दिनांक है वो लिख दीजिए। विवरण में किस वेंडर को किस सामग्री के लिए आप भुगतान कर रहे हैं उस वेंडर का नाम, सामग्री का थोड़ा विवरण ये लिख दीजिए। फिर लेजर पृष्ठ संख्या में लेजर का पृष्ठ संख्या लिख दीजिए यदि आप मेंटेन कर रहे हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। फिर आ जाइए अमाउंट में, जिस वेंडर को जितना भुगतान किए हैं वह राशि योग में लिखिए। अब फिर यदि एक ही पीपीए से आप 2-3 वेंडर को राशि भुगतान किए हैं तो राशि अमाउंट में लिखिए, फिर योग में सभी राशियों को योग करके लिख दीजिए। इसी प्रकार से अन्य पीपीए का विवरण भी रिसिप्ट और पेमेंट में लिखते चले जाइए और अंत में योग कर दीजिए। जितना आय हुआ है उतना ही व्यय होगा और लास्ट में इस प्रकार से क्लोजिंग बैलेंस 0 होगा, क्योंकि आपने जितना आय आया आपकी राशि उतना भुगतान हो गया तो बचा कुछ नहीं। इस प्रकार जिस महीने में पीपीए जनरेट हुआ है उसी महीने का विवरण भराएगा।
शेष महीने में आप निरंक लिखकर खानापूर्ति कर लेंगे। तो इस प्रकार से कैश बुक का संधारण करेंगे। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी होगा। तो यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। लाइक करके आप अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।